पैरामेडिकल के इस पेड क्लासेस की वीडियो नंबर 4 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के वीवीआई प्रश्न करेंगे जो आपकी बिहार, यूपी और झारखंड पैरामेडिकल 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, उद्ध विकास के दौरान कौन सा यौगिक सर्वप्रथम बना। उद्ध विकास के दौरान जो है कौन सा कंपाउंड सबसे पहले बना था। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आरएनए, सहविकर, ग्लिसरॉल, डीएनए। ये आपके पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे उद्ध विकास के दौरान कौन सा कंपाउंड जो है सबसे पहले बना था। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आरएनए होगा। ठीक है, आरएनए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सभी बच्चे जानते होंगे आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए डीएनए के बारे में भी जानना जरूरी है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्लिसरॉल का भी बात आ चुका है। तो ग्लिसरॉल क्या है, तो ग्लिसरॉल इज ए सिंपल पॉलीऑल कंपाउंड। ये क्या है बच्चों, तो ध्यान में रखना है, ये सिंपल पॉलीऑल कंपाउंड होता है जो कि काफ़ी कलरलेस होता है। ठीक है, क्या होता है, काफ़ी कलरलेस होता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका द्वारा द्रव के अंतःग्रहण को कहते हैं, क्या कहते हैं, निष्क्रिय परिवहन, कोशिका भक्षण, कणिका भक्षण या कोशिका द्रव विभाजन। जल्दी से जवाब देना है। एक कोशिका द्वारा द्रव के अंतःग्रहण को क्या कहते हैं। तो ये डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, क्या कहते हैं बच्चों, कणिका भक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, कणिका भक्षण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यदि हम लोग बात करें यहाँ पे कोशिका भक्षण के बारे में कि ये क्या होता है, तो देखिए उत्तकों में जाकर अधिकांश आरबीसी, ध्यान दीजिएगा, उत्तकों में जाकर अधिकांश आरबीसी ये वायरस, टूटी फूटी कोशिकाओं तथा अन्य अनुपयोगी निर्जीव कणों को अपने पादपों द्वारा अंतःग्रहण करते रहते हैं और इसी प्रक्रिया को कोशिका भक्षण कहते हैं। किसको, तो उत्तकों में जाकर अधिकांश आरबीसी जो है ना, ये वायरस, टूटी फूटी कोशिकाएं तथा अन्य अनुपयोगिक निर्जीवी कणों को अपने पादपों द्वारा जो है अंतःग्रहण करते रहते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भक्षण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक फास्फोलिपिड है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फास्फोलिपिड। जल्दी से बताइएगा, सरसों का तेल, लैसिथिन, स्ट्रिक अम्ल, कोलेस्ट्रॉल। जल्दी से जवाब देना है। यानी कि यहाँ हमसे पूछा गया है गिवन ऑप्शंस में से कि कौन सा ऑप्शन है एक ऐसा कंपाउंड जहाँ पर प्रेजेंट होगा फॉस्फेट, है ना, जहाँ पर प्रेजेंट होगा फॉस्फेट विच इज अटैच टू द लिपिड। तो जल्दी से जवाब देना है बच्चों। हाँ जी, तो कौन सा एक फास्फोलिपिड हो गया, तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी लैसिथिन, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे लैसिथिन जो है एक फास्फोलिपिड होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जबड़ा विहीन कशेरुकी है ना, सितारा मछली, लैम्प्रे, रे या शार्क। जल्दी से बताइएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी देखिए यहाँ पे चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है, चारों मछलियाँ हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सी एक मछली जबड़ा विहीन है यानी जेवलेस है। जल्दी से बताना है, जेवलेस फिश के बारे में बच्चों यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है। तो उम्मीद है प्रत्येक स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा यानी लैम्प्रे। तो लैम्प्रे जो है एक जबड़ा विहीन कशेरुकी मछली है। ठीक है, हाँ, यानी देखिए ये जो मछली है ना, ये मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि ये बिना जबड़ों के एगनेथा समूह से संबंधित है ना। और ये लैम्प्रे मछली जो है ना, ये समुद्री और ताजे जल दोनों में रहती हैं। ठीक है, दोनों में पाई जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रसायन दोनों यानी ग्लाइकोलिसिस तथा किण्वन के दौरान नहीं बनता। कौन सा रसायन जो है ग्लाइकोसिस
तथा किण्वन के दौरान नहीं बनता, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग बोथ ग्लाइकोसिस एंड फर्मेंटेशन। तो बताइएगा, पहला ऑप्शन है पायरुवेट, दूसरा ऑप्शन है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, चौथा ऑप्शन है एसिटाल्डिहाइड। जल्दी से बताइए कौन सा रसायन, कौन सा केमिकल जो है ग्लाइकोसिस तथा किण्वन के दौरान नहीं बनता। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी एसिटाल्डिहाइड, देन आपका आंसर सही है। तो एसिटाल्डिहाइड ये एक ऐसा रसायन है जो ग्लाइकोसिस तथा किण्वन के दौरान नहीं बनता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है क्रायोलाइट क्या है, व्हाट इज क्रायोलाइट। तो देखिए यहाँ पे क्रायोलाइट का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए क्रायोलाइट होता क्या है। तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी ओर ऑफ एल्यूमिनियम। क्या है ये बच्चों, ओर ऑफ एल्यूमिनियम है, ठीक है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है Al2O3, दूसरा ऑप्शन है Na3AlF6, तीसरा ऑप्शन है NaAlO3, चौथा ऑप्शन है AlCl3। तो देखिए क्रायोलाइट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, Na3AlF6 होता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए ओर ऑफ एल्युमिनियम जो है ना कितने होते हैं, तो देखिए वैसे तो होते हैं काफ़ी हैं, लेकिन आपको यहाँ मैं 3 बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम के अयस्क जो है लिख लेना है। एक तो बॉक्साइट होता है, ठीक है, बॉक्साइट होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो Al2 इसको लिख लीजिएगा, क्या होता है Al2O3 2H2O। ये बॉक्साइट जो है इसका केमिकल फार्मूला है। बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट भी क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। और एक होता है कोरंडम, ठीक है, कोरंडम ये भी काफ़ी बार पूछता है। तो कोरंडम भी जो है बॉक्साइट का अयस्क है। और इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, Al2O3, ठीक है, Al2O3 होता है, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली आपको याद रखना है। एल्युमिनियम के अयस्क 3 जो मैं लिखवाया, एक तो बॉक्साइड होता है, कोरंडम होता है और एक क्रायोलाइट होता है। तीनों का केमिकल फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, यह एक रॉकेट ईंधन का उदाहरण है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉकेट फ्यूल। तो रॉकेट फ्यूल यानी रॉकेट ईंधन का उदाहरण कौन सा है, H2O2 है, N2O4 है, HNO3 है या हाइड्रोजन है। जल्दी से जवाब देना है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोजन जो है यह एक रॉकेट ईंधन का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोजन होता क्या है बच्चों, हाइड्रोजन क्या है, तो ये एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका अणु सूत्र क्या होता है, N2H4 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ हाइड्रोजन ना देकर N2H4 भी दिया जा सकता था ऑप्शन में, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि रॉकेट ईंधन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, N2H4 होता है, ठीक है। और यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है और इसमें जो है ना अमोनिया जैसी गंध भी आती है, ठीक है। हाँ, और ये याद रखना है कि यह जो है ना रॉकेट के ईंधन में प्रयुक्त होता है और साथ ही साथ औषधि निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यूजेस लिख लीजिए बच्चों यहाँ पे, इसका प्रयोग जो है रॉकेट के ईंधन, रॉकेट के ईंधन में इसका उपयोग होता है, साथ ही साथ औषधि है ना, औषधि बनाने में भी जो है इसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे H2O2 है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन पैरोक्साइड है। क्या है ये, हाइड्रोजन पैरोक्साइड है ना, हाइड्रोजन पैरोक्साइड है। और साथ ही साथ देखिए HNO3 है, ये भी काफ़ी जो है फेमस है, कभी कभी पूछ लेता है कि HNO3 का जो है केमिकल नेम क्या होता है। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अब। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है, यानी द मेन कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम गैस क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 या C4H10 या CH4। जल्दी से जवाब दीजिएगा, यहाँ पर पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक पूछा है,
है ना। देखिए ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक बताइए, कोल गैस का मुख्य घटक बताइए, बायोगैस का मुख्य घटक बताइए, तो हम लोग सब जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी C4H10। C4H10 जो है यहाँ पे पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार पूछ लेता है बच्चों बायोगैस। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो ये होता है मीथेन, यानी CH4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बायोगैस का मुख्य घटक अगर पूछते हैं आपसे तो ये क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, यानी मीथेन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार पूछ लेता है कोल गैस। ठीक है, कोल गैस का मुख्य घटक, कोल गैस का मुख्य घटक के बारे में भी पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका होगा बच्चों CH4 प्लस H2 प्लस CO, यानी मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है तीनों कोल गैस के मुख्य घटक होते हैं, यानी मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए एक पूछ लेता है वाटर गैस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे वाटर गैस के बारे में भी जो है पूछा जाता है कि वाटर गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो बच्चों ध्यान देना है, वाटर गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा आपका यहाँ, CO प्लस H2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, S की गर्म सांद्र HNO3 से क्रिया कराने पर निम्न गैस बनती है, SO2, SO3, NO, NO2। जल्दी से जवाब देना है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। यानी देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि जब हम सल्फर की क्रिया, जब हम सल्फर की अभिक्रिया गर्म सांद्र HNO3 से कराएंगे तो कौन सी गैस बनेगी, ध्यान से समझना है, कौन सी गैस की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो चलिए इसका जो है केमिकल रिएक्शन देखते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है बच्चों, तो देखिए ध्यान देना है आपको, जब हम सल्फर की अभिक्रिया, है ना, गर्म सांद्र HNO3 से करवाते हैं, यानी जब हम सल्फर की क्रिया, ये क्या है, गर्म सांद्र HNO3 है, यानी नाइट्रिक अम्ल है ये। तो जब हम लोग सल्फर की अभिक्रिया गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो यहाँ हमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमको क्या क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ हमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ H2O प्राप्त होता है और यहाँ पे NO2 की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, तो जब हम सल्फर का रिएक्शन करवाएंगे HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा और यहाँ पे वाटर मिलेगा और साथ ही साथ NO2 मिलेगा। यानी NO2 क्या है, यही तो है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, यानी इसी गैस की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब जो है आप लोग इसे बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, इसको जो है संतुलित भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 6 कर दीजिए, है ना, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे 2H2O हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे जो है 6NO2 हो जाएगा, 6NO2। ठीक है, कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया था कि भाई कौन सी गैस जो है बनती है, तो कौन सी गैस बन रही है, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कोई मोटर बोट किसी झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है, तो इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। देखिए बच्चों, मोशन से क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है वो टॉपिक है गति यानी मोशन, और इस टॉपिक से काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, कोई मोटर बोट है, बनाना चाहो तो बना सकते हो। कोई मोटर बोट है, नाव टाइप का है ना, ये पानी हो गया, समुद्र हो गया, और ये मोटर बोट हो गया। ठीक है, अब ये ना किसी झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर, देखिए ये जो है पहले तो विराम अवस्था में थी, तो बच्चों विराम अवस्था कहेगा,
है ना, विराम अवस्था कहेगा तो आपको इनिशियल वेलोसिटी यानी u बराबर 0 कर देना है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। भाई विराम अवस्था कहने का मतलब क्या, ये चीज़ गति में नहीं है, विराम अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो वहाँ इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है ना विराम अवस्था से चलना शुरू होती है और ये सरल रेखीय पथ पर चलती है। और ये किस त्वरण से चलती है बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से चलती है ना। तो त्वरण यानी ए कितना दे दिया है, तो ए आप लोग बोलिएगा सर ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, दे दिया है। इसके बाद बोल रहा है कि इसको समय कितना लगता है, तो 8 सेकंड तक जो है ये चलती है। समय कितना दे दिया है, 8 सेकंड तक। तो इसके बाद क्या पूछा गया है कि इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी, यानी एस जो है आपसे पूछा गया है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, यहाँ गति का कौन सा इक्वेशन लगेगा, मोशन का कौन सा इक्वेशन लगेगा। यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, एस निकालना है, यानी इन चारों के बीच क्या रिलेशन आता है। तो बच्चों यहाँ पे गति का कौन सा इक्वेशन लगेगा, तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ गति का सेकेंड इक्वेशन लगेगा। तो आइए सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए तो देखिए, तो एस निकालना है, यू कितना है, यू 0 है, और टी कितना है, 8 है। ठीक है, प्लस में हाफ, ए कितना है, 3 है, टी का स्क्वायर कर देना है, यानी 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो एस बराबर 0 में 8 से गुना कीजिएगा 0 ही आएगा, प्लस में अब देखिए 64 को काटिए 2 के पार से 32 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर 32 दिया कितना होता है, तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, तो एस बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 96 मीटर। सो सिंपल, बहुत ईजी प्रश्न था ना। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, पीले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर है, इसे माइक्रोमीटर में व्यक्त करें। यानी देखिए यहाँ पे पीले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो है 600 नैनोमीटर गिवन है आपको। अब इसे बोल रहा है ना कि माइक्रोमीटर में चेंज किया जाए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 600 नैनोमीटर गिवन है। ठीक है, तो पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि 1 नैनोमीटर जो है ये कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर जो है ये 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है, इतना पता है। तो आप ही बताइए 600 नैनोमीटर जो है कितने मीटर के बराबर होगा, यानी 1 नैनोमीटर जो है ये 10 के पावर -9 मीटर के बराबर है। तो 600 नैनोमीटर जो है कितने मीटर के बराबर होगा, जल्दी बताइए। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, 600 में गुना कर देंगे 10 के पावर -9 से, है ना। तो गुना कीजिए 600 गुने 10 के पावर -9। तो ये पता चल गया, यहाँ पे क्या पता चला, यानी देखिए 1 नैनोमीटर जो है 10 के पावर -9 मीटर के बराबर है। तो 600 नैनोमीटर जो है कितने मीटर के बराबर होगा, तो ये 600 गुने 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी 600 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुने 100 और गुने में 10 के पावर -9 ऑफकोर्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 6 हो जाएगा ये तो, ठीक है, और गुने में 100 को जो है मैं 10 का पावर 2 लिख सकता हूँ और गुने में 10 का पावर -9। तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुने 10 का पावर -7 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब इसे जो है ना इसे माइक्रोमीटर में चेंज करना है। समझ में आया। तो पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि 1 माइक्रोमीटर बताना है, 1 माइक्रोमीटर जो है ये कितने मीटर के बराबर होता है। तो आप लोग बताइएगा ना कि सर 1 माइक्रोमीटर जो है ये 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 1 माइक्रोमीटर जो है 10 के पावर -6 मीटर के बराबर है। तो आप ही बताइए यहाँ पे 6 गुने 10 के पावर -7 मीटर जो है ये कितने माइक्रोमीटर के बराबर होगा। तो यही तो रिलेशन करना है, यानी आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 गुने 10 के पावर -7 में भाग लगाना है किससे, 10 के पावर 6 से। तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए लॉजिकली समझिए ना कि 1 माइक्रोमीटर जो है ये 10 के पावर -6 मीटर के बराबर है। तो कितना माइक्रोमीटर जो है ये 6 गुने 10 के पावर 7 मीटर के बराबर होगा। तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो है ऊपर 6 गुने 10 के पावर -7 आ जाएगा और बटा में ये 10 के पावर -6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, यानी देखिए कितना आ जाएगा,
6 गुने 10 के पावर -7। अब देखिए 10 के पावर -6 है बटा में, ऊपर जाएगा तो इसका पावर प्लस में हो जाएगा, यानी गुने में 10 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 गुने, अब देखिए 10 के पावर ये -7 है और ये +6 है। देखिए 10 और 10 क्या है, बेस है दोनों, तो बेस तो सेम ही रहने देंगे। और -7 और +6 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 गुने 10 के पावर -1 माइक्रोमीटर, क्योंकि माइक्रोमीटर में निकालना था ना। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा और इस दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगा। यानी ओवरऑल आपको समय निकालना है यहाँ पे। तो आइए देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। हर एक न्यूमेरिकल को मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके मोशन चैप्टर से है। ठीक है, मोशन टॉपिक से है। अब देखिए कैसे इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कोई भी वस्तु विराम की स्थिति में, है ना। तो कोई भी वस्तु विराम की स्थिति में कहेगा, अगर मोशन टॉपिक है और उसमें अगर बोल देता है कि कोई भी वस्तु विराम की स्थिति में है, तो यू जो है हमारा 0 हो जाता है। कैसे? मान लीजिए ये हमारी कोई कार हुई, गाड़ी हुई, और ये विराम की स्थिति में है, यानी बच्चों रेस्ट पोजीशन में है। तो रेस्ट पोजीशन में है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग u का मान जो है सदैव 0 होता है। तो u यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है, यानी यहाँ पे त्वरण a दे दिया है कितना, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद बोला है 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा। यानी देखिए दूरी s जो है यहाँ पे 250 मीटर दे दिया है, और उसके बाद जो है इसका वेग पूछा गया है कि इसके बाद वेग क्या होगा, यानी v क्या होगा। तो अब बताइए यहाँ पे v निकालना है। v आपको निकालना है बच्चों, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s दिया हुआ है, v निकालना है। यानी इन चारों के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी यहाँ पे गति का कौन सा इक्वेशन लगाएंगे जिससे हमको v मालूम हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगेगा, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइएगा यहाँ पे, यानी क्या होता है v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, तब जाके v आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखिए v स्क्वायर निकालना है बराबर में u दिया हुआ है, ऑफकोर्स दिया हुआ है 0, तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0 ही होगा, प्लस में 2 a कितना दिया हुआ है, देखिए 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो गुने में 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दीजिए। गुने में s कितना है, 250 है, तो 250 कर दीजिए। तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर में देखिए, तो 1 दशमलव से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 में 25 से गुना कीजिएगा, 250 आ जाएगा। अब देखिए हमको v निकालना है ना, ये तो v स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे। दोनों तरफ रूट चढ़ाइए तो देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी v बराबर, अब बताइए वर्गमूल 250 निकालना होगा, यानी वर्गमूल 250 जो है इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों ये हो जाता है 15.8। तो यहाँ से v निकल गया आपका 15.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v जो है यहाँ पे आपका v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, जो कि निकल गया है 15.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक चीज़ बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए 250 का वर्गमूल निकालना होगा आपको, 250 का वर्गमूल निकालिएगा ना तो ये पता चल जाएगा कि v कितना है। ठीक है, तो v निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन निकालना क्या है आपको, इस दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगेगा, समय निकालना है, समय। तो अब यहाँ पे देखिए u तो मालूम है, a मालूम है, s मालूम है, v भी मालूम हो गया, लेकिन अब जो है आपको t निकालना है, t आपको अब यहाँ पे t निकालना है, समय निकालना है। तो फिर से हम लोग गति का कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, तो अब गति का यहाँ सेकेंड इक्वेशन लगेगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए जो है क्या होता है, गति का यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या होता है, तो ये होता है s बराबर ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपको s तो मालूम है कितना है, 250 है, और बराबर में u भी मालूम है 0 है, t कितना है, t बच्चों
टी कितना है, टी ही नहीं निकालना है जी, टी निकालना है। देखिए एस जो है यहाँ पे 250 है, ठीक है, यू आपका 0 है और टी जो है आपको निकालना है, फिर प्लस में हाफ, ए कितना है 0.5 है और गुने में टी का स्क्वायर। इतने को ही सॉल्व कर दीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। इतने को ही तो सॉल्व करना है। तो देखिए 250 हो जाएगा बराबर में, एक काम कीजिए यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, ये जो है ना दशमलव को मैं हटा देता हूँ तो बट्टा में यहाँ पे 10 आ जाएगा, आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 250 और ये हो जाएगा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है और ये भी 1/2 है, यानी 1/2 में 1/2 से गुना कीजिएगा 1/4 गुने में टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 250 में 4 से गुना कीजिएगा तो 1000 आ जाएगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे। तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो टी बराबर, अब बताइए 1000 है, तो 1000 जो है वर्गमूल ये किस संख्या का होता है, फिर से निकालिए 1000 का वर्गमूल निकालिए। तो 1000 का वर्गमूल निकालिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 31.6 सेकेंड, ठीक है। तो 31.6 सेकेंड जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है बट बहुत ही ईजी है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, है ना। तो चलिए आई होप समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, मेटर सेतु यानी मेटर ब्रिज की सहायता से ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात किया जाता है, प्रतिरोध, धारा, विभवांतर या आवेश। जल्दी से बताना है, मेटर सेतु यानी मेटर ब्रिज की सहायता से ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात किया जाता है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, प्रतिरोध। जी हाँ दोस्तों, प्रतिरोध। यदि आपने आंसर दिया है देन आपका आंसर सही है, ठीक है। हाँ, तो देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये मीटर ब्रिज जो है ना, मीटर ब्रिज जो है ये व्हीटस्टोन के सिद्धांत पे आधारित है, ये व्हीटस्टोन के सिद्धांत पे कार्य करता है। व्हीटस्टोन क्या है ये सब मैंने आपको बताया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में, है ना। तो ये मीटर ब्रिज जो है ये व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी चालक तार का प्रतिरोध हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो क्या आंसर होगा, प्रतिरोध जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और धारा का सही मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर होता है ना, एम्पियर होता है। विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और यहाँ बात करेंगे आवेश का सही मात्रक, तो ये क्या होता है, कूलाम्ब होता है। क्या होता है, कूलाम्ब होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में एकत्रित रहती है, यानी ड्राई सेल में क्या स्टोर रहता है, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या उपयुक्त, यानी सभी। जल्दी जवाब दीजिएगा बच्चों, शुष्क सेल यानी ड्राई सेल की बात हुई है, तो ड्राई सेल में एकत्रित रहती है, क्या एकत्रित रहती है जी, क्या स्टोर रहती है। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी रासायनिक ऊर्जा, देन आपका आंसर सही है, ठीक है। तो बच्चों याद रखना है, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं शुष्क सेल है क्या, तो देखिए शुष्क सेल एक प्रकार का ना विद्युत रासायनिक सेल होता है जो कम बिजली से चल सकने वाले पोर्टेबल विद्युत उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर रेडियो हो गया, है ना, ट्रांजिस्टर रेडियो हो गया, टॉर्च हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इस सब में प्रयोग होता है, ठीक है, कैलकुलेटर। तो मैं क्या बताया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, शुष्क सेल क्या है, तो शुष्क सेल एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल होता है ना, विद्युत रासायनिक सेल होता है। और इसमें जो है कम बिजली से चल सकने वाले पोर्टेबल विद्युत उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, रेडियो, टॉर्च हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इस समय जो है ये प्रयुक्त होता है। और इसमें ना किसी भी तरह का लिक्विड का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए जो है इसका नाम शुष्क सेल यानी ड्राई सेल रखा गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 5.4 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 4.80 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 5.33 मीटर पर सेकंड, चौथा ऑप्शन है 6.43 मीटर पर सेकंड। देखिए बच्चों यहाँ पे बेसिकली निकालना क्या है आपको, औसत
चाल यानी एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। और औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी और बटा में कुल समय इसका सूत्र होता है। कुल दूरी कितना है बताइए, देखिए एक तो 16 मीटर की दूरी हो गई और फिर से 16 मीटर की दूरी, यानी 16 और 16 कितना होता है 32, तो कुल दूरी 32 हो गया। बटा में कुल कितना समय लगा, देखिए पहले तो उसको 4 सेकंड का समय लगता है ना, यानी 16 मीटर की दूरी तय करता है तो 4 सेकंड का समय लगता है। फिर से वो 16 मीटर की दूरी तय किया तो फिर से उसको 2 सेकंड लगा, है ना। तो 4 और 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पे 32/6। तो अब 32 में भाग लगाइएगा 6 से, 32 में भाग लगाइएगा 6 से, तो 5.33 मीटर पर सेकंड जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और चैनल पर न हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।